देखो ना, तेल की कीमत भी ना आसमान छू रही है। और तो और आईटी में भी लोगों का तेल निकल रहा है। कब किसी की नौकरी चले जाए पता ही नहीं चलता। और तो और लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हो गए हैं आईटी में, तो डेटा बढ़ गया है क्योंकि डेटा इज न्यू ऑयल। बड़ी बड़ी बातें होती हैं पर समझ नहीं आता कि करूं क्या अमित। हाँ यार, डेटा तो नया ऑयल हो ही गया है। इस डेटा को एनालाइज कैसे करूं, इस पे काम कैसे करूं, क्या मेरी नौकरी भी लग जाएगी डेटा एनालिसिस सीखकर। हेलो दोस्तों, आज होने वाली है इसी पे बात। कैसी लगी आपको शुरुआत? हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करने वाला हूं डेटा एनालिसिस की। अभी तक मैंने बात की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और चैट जीपीटी की, तो खूब सारी बातें हो रही हैं, एआई में नए नए काम होते जा रहे हैं, पर डेटा एनालिसिस पे भी बात करना जरूरी थी। इसलिए आज का एपिसोड बनाया है ऐसे कौन से टूल जो डेटा एनालिसिस करने में हमें मदद करेंगे। वैसे भी डेटा दिन ब दिन बढ़ रहा है और डेटा को एनालाइज करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि डेटा से ही सब कुछ समझ में आता है। डेटा एनालिटिकल टूल्स मदद करते हैं यही काम करने में। ओपन सोर्स टूल्स भी हैं, कुछ कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी हैं जिनके प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे, जिनकी एप्लीकेशंस होगी, सारी बातें होंगी आज के इस एपिसोड में, तो अंत तक इसे सुनिएगा। पहले टूल की बात करते हैं जिसका बड़ा ही फेमस नाम है, जो हम काफी वर्षों से देखते आ रहे हैं। नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक ऐसा टूल है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जो कि कमर्शियली अवेलेबल है। वैसे तो उसको फ्रीवेयर और ओपन सोर्स नहीं बोल सकते, पर आप लोग जुगाड़ से माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। मेनली ये रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, डेटा को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, डेटा बैंक बनाने के लिए, या फिर आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ किसी का डेटा रिकॉर्ड करके रखें कहीं पे यार, फिर वो रख लें, तो वो कर सकते हैं। तो डेटा रेंगलिंग और रिपोर्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है बेसिकली। इसके प्रॉस देखा जाए तो वाइडली यूज्ड है, काफी लोग इसको यूज करते हैं, फंक्शंस अच्छे हैं, प्लगइन्स हैं। कॉस्ट बोल सकते हो, वैसे तो फ्री में मिल सकता है अगर आप जुगाड़ करोगे तो। कैलकुलेशन एरर्स कभी कभी दे देता है, और अगर फॉर्मूला सही नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन एरर तो हो ही जाएंगी। पुअर इन हैंडलिंग बिग डेटा। हाँ जी, बिग डेटा की बात भी करेंगे फ्यूचर के एपिसोड्स में, जब डेटा खूब सारी बातें होंगी। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने में भैया मुश्किल हो सकती है इसको। एक्सेल बेसिकली एक बड़ा ही फेमस बेस्ट नोन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसमें फीचर्स हैं कैलकुलेशन के, ग्राफ फंक्शंस हैं। यहाँ तक कि एक्सेल में कुछ अच्छे अच्छे फंक्शन हैं जिनको बड़ा ही अच्छा बोल सकते हैं। पिवट टेबल है अगर आप यूज करें सॉर्टिंग के लिए। यहाँ तक कि कुछ अच्छे टूल्स इस्तेमाल करके यूआई बना सकते हो आप। कॉन्केटेनेशन के फंक्शन बने हुए हैं, सम इफ है, और बहुत ही सारे क्राइटेरिया है जिनकी मदद से आप एक्सेल में सुंदर सुंदर काम कर सकते हैं। पर लिमिटेशंस हैं कि यार आपको बिग डेटा सेट हैंडल करना है तो मुश्किल आ जाती है। तो एक्सेल उन लोगों के लिए है जो कि कोडिंग नहीं करना चाहते हैं, जो बेसिक डेटा सेट पे काम करना चाहते हैं, ग्राफ देखना चाहते हैं बना के। तो रिकमेंडेशन चार्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो बिजनेस एनालिटिक्स वाले लोगों के लिए और डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए मैं एक्सेल को रिकमेंड करूंगा। अब आती है पाइथन की बारी। हाँ अमित यार, तूने साइंटिफिक कॉम्पिटिशन के समय पाइथन का नाम लिया था, यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी पाइथन की बात की थी। पाइथन हर जगह आ जाता है, पाइथन डेटा एनालिटिक्स में भी यूज होता है। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी अवेलेबिलिटी ओपन सोर्स है, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है लाखों की तादाद में। मेनली इसको डेटा स्क्रैपिंग के लिए यूज किया था, एनालिसिस करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए। प्रॉस की बात करें तो इजी टू लर्न है, वर्सेटाइल है, वाइडली यूज्ड है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। कॉन्स की बात करें तो कई बार मेमोरी इंटेंसिव हो जाता है, इसलिए एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा समय लगता है बाकी लैंग्वेजेस के कंपेरिजन में। सीखना आसान है, मार्केट में डिमांड भी है। बहुत सारी लाइब्रेरी पैकेजेस जो फेमस है, नमपाई, पांडास, इन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटेशनल टास्क भी कर सकते हो, और जनरल डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए आपको यूज में आता है पाइथन का ब्यूटीफुल सूप और स्क्रैपी फ्रेमवर्क बड़ा ही शानदार है, जो स्क्रैप करने के लिए मदद करता है। डेटा को अगर आपको वेब से लेना है तो स्क्रैपिंग हो जाएगी आसान, और अगर आपको विजुअलाइज करना है तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी इस्तेमाल कर ले पाइथन की। पाइथन के तो बड़े बड़े फायदे अमित तूने बता दिया। ड्रॉबैक तो स्पीड है ही, कई बार प्रॉब्लम देता है, मेमोरी इंटेंसिव लेता है, कई लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में स्लो चलता है। पर हाँ, जिनको पाइथन सीखना है, जिनको लगता है कि इंडस्ट्री में कहीं फिट होना है एज अ साइंटिफिक कंप्यूटेशन इंजीनियर या फिर डेवलपर या फिर डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट करना, तो पाइथन सीखना अच्छी डील होगी क्योंकि इसमें सारे काम हो जाएंगे। अब आती है आर प्रोग्रामिंग की बात। आर भी एक तरह का ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसका बेसिकली यूज होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा माइनिंग के लिए। प्रॉस की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हाईली कंपेटेबल है, लॉट्स ऑफ पैकेजेस मिल जाएंगे आपको। कॉन्स, ये भी थोड़ा स्लो हो जाता है, सिक्योर कम है। लोग बोलते हैं यार कि यार इसको सीखना है तो पाइथन
अगर आप सीख रहे हो आर सीख रहे हो तो कई बार आपको हो सकता है कि पाइथन ईजी लगे, आर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आर पाइथन की तरह ही है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिसको पाइथन आता हो तो वो आर इस्तेमाल करके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकता है, डेटा एनालिसिस करके अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकता है। सिंटेक्स थोड़ी सी शुरू में टफ लगेंगी, पर वैसे भी पाइथन आर मैटलिब के आने के बाद में सिंटेक्स थोड़ी लिमिटेड हो गई हैं, लॉजिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव आर का आर्काइव नेटवर्क मिल जाएगा, जिसे क्रैन कहते हैं, जिसमें आपको 10-15 हजार पैकेजेस मिल जाएंगे। उन पैकेजेस का यूज करोगे, जैसे कि आपके पास में पाइथन में पिप होता है। अब बात आती है अमित यार, क्या बिग डेटा को हैंडल कर पाएगा ये? हाँ, इंटीग्रेट कर सकता है लैंग्वेजेस को, बिग डेटा सॉफ्टवेयर साथ भी इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। C++, फोर्ट्रॉन के साथ में भी इंटीग्रेशन इसका हो जाता है। इसका शानदार वाला आर्ट स्टूडियो यूज करोगे तो मजा ही आ जाएगा। तो भैया मैं तो पसंद करता हूं, अगर आपको आईडी इस्तेमाल करना है तो आर स्टूडियो यूज करो, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, और आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो। अब आती है बात अमित यार, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जिसमें कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज कर पाऊं। तो जुपिटर नोटबुक बड़ा ही फेमस है, एक तरह का ऑथरिंग सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है फिर से, और शेयरिंग कोड में यूज कर जाते हैं, ट्यूटोरियल्स के अंदर यूज करते हैं। सो कई बार लोग अपने वर्क प्रेजेंट करने के लिए नोटबुक बनाते हैं। प्रॉज ये है कि शोकेसिंग आसानी से हो जाती है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। कौन सी है कि कई बार ना कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम आती है, इसके साथ सेल्फ कंटेंट नहीं है। जुपिटर नोटबुक एक तरह का ओपन सोर्स है जो कि बहुत सारी एप्लीकेशन बनाने में काम आता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन करने में, किसी लाइव कोड को आप कंबाइन करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और कोई भी टेक्स्ट एडिटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज मोर लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आप कमेंट लिख के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फायदा यह है कि एक तरह का ब्राउजर पे सपोर्ट भी देता है ये आपका जुपिटर नोटबुक, जिसमें 40-50 लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें पाइथन आर तो है ही। इसके अलावा बिग डेटा एनालिसिस करने के लिए फिर अपाची स्पार्क भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। HTML को भी सपोर्ट देता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसकी लिमिट थोड़ी कम है, पर लिमिटेशंस ज़्यादा नहीं बोल सकते। पर जुपिटर नोटबुक थोड़ा सा वर्जन कंट्रोल में इशू दे सकता है, पर मोस्ट ऑफ टाइम आई थिंक अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हो और आसानी से वेब ब्राउजर पे इस्तेमाल करना चाहते हो, जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो। फिर आती है बात अपाचे स्पार्क की। अपाचे स्पार्क एक तरह का डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है जो ओपन सोर्स भी अवेलेबल है, बिग डेटा प्रोसेसिंग भी करेगा, मशीन लर्निंग भी करेगा। क्रॉस की बात की जाए तो फास्ट है, डायनामिक है, इजी टू यूज है। तकलीफ की बात की जाए तो फाइल मैनेजमेंट थोड़ा टफ है, इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कि डेटा एनालिस्ट वाले लोगों को, डेटा साइंटिस्ट वाले क्विकली इसको यूज कर लेते हो कि वास्ट डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है। तो 2012 के आसपास ये आया था, और अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा को हैंडल करने के लिए अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको बना दिया था। और हडूप के साथ में भी इसके साथ में फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया अगर आपके पास में अच्छा काम करना है, आपको फास्ट काम करना है, हडूप के कॉरस्पॉन्डिंग है ऐसा कुछ, तो आप यूज कर सकते हो। मशीन लर्निंग लाइब्रेरी भी अवेलेबल है एमलिब के नाम से, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग सब कुछ हो जाएगा अपाचे स्पार्क की मदद से। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है SAS। कमर्शियली अवेलेबल है, पैसा लगता है भाई। बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं इसको। प्रॉस की बात करें तो इजीली एक्सेसिबल है, बिजनेस फोकस है, सपोर्ट अच्छा है इसका। कॉन्स की बात करें थोड़ा महंगा है, कई बार GUI लोगों को पसंद नहीं आता इसका बनता है। तो इट इज बेसिकली अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, जिसको SAS कहा जाता है। कमर्शियली सूट है, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही पुराना है, काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया कस्टमर प्रोफाइलिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, डेटा माइनिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग IoT लेवल पे भी कुछ काम करना चाहते हैं, वहां पर डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। पर बहुत ज्यादा मेरे को पसंद नहीं है। पर हाँ, फिर आती है बात सबसे पावरफुल टूल की, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, जो मार्केट में धमाल मचा रहा है। बिजनेस एनालिटिकल सूट्स देता है, प्रोवाइड करता है बहुत सारा चीजें। पर हाँ, फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, पर कमर्शियल सॉफ्टवेयर बेचता है माइक्रोसॉफ्ट इसको। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करने के लिए सबसे अच्छा टूल है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। प्रॉस की बात करें, कनेक्टिविटी बड़ी शानदार, जितने माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल है आपका या एक्सेस है, SQL है, सबको कनेक्ट कर देता भाई ये। रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, विजुअलाइजेशन बहुत ही सुंदर है इसके। डैशबोर्ड बनाना हो तो माइक्रोसॉफ्ट पावर BI का इस्तेमाल कर लो। कई बार कॉन्स में बात करें, फॉर्मूले थोड़े टफ हो जाते हैं, लिमिटेशंस का इशू आता है अगर फ्री वर्जन में काम करो तो। डैशबोर्ड की बात की जाए तो भैया पावर BI जैसा डैशबोर्ड कहीं नहीं मिलेगा। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लर्निंग के लिए आप बढ़िया
वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट का इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसका यूज करके डैशबोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि एक तरह का डेटा विजुअलाइजेशन बड़ा शानदार देता है ये। तो डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिजिड फॉर्मूलेज हैं, यूएक्स हैं, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है। पर हाँ फ्री वाले में इसमें लिमिट है थोड़ी डेटा की, लेकिन अगर आपके पास में पेड वर्जन है तो आपके पास लिमिट्स लेस काम हो जाएगा। तो मैं तो इसको नंबर दूंगा 5 में से 5, इसलिए इस्तेमाल करें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। अब आती है बात टेबलू की। टेबलू भी एक तरह का डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, कमर्शियली अवेलेबल है, डेटा डैशबोर्ड्स बना के देता है, वर्कशीट्स बना के देता है। प्रॉस की बात किया जाए तो विजुअलाइजेशन बहुत शानदार है, स्पीड है, इंटरेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, इजीली यूज करना सीखोगे आप। कई बार वर्जन कंट्रोल में इशू आता है, इसलिए वो कौन मान सकते हो, पर हाँ ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन करना है, डैशबोर्ड बनाना है बिना किसी कोडिंग एक्सपर्टीज के, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेबलू। टेबलू आपको देगा, मदद करेगा, एक तरह का बीआई टूल है जो आपके जीवन को आसान करेगा और सिंपल सुपर लेवल में आप काम कर सकते हैं डेटा एनालिसिस करने के। अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्टिंग फंक्शन यूज करना है और इंपोर्ट करना है डेटा को, तो आप टेबलू में भी कर सकते हैं, मतलब पाइथन आर का इस्तेमाल करके यू कैन import your data into Tableau too. So it is a visualization based software. I can recommend you. तो ये सारे सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कि इस्तेमाल करना चाहिए। और भी बहुत सारे फंक्शनल सॉफ्टवेयर हैं जो इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जिनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से एक है किनीमी जो डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है और आपको ओपन सोर्स अवेलेबल है डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग के लिए। तो इंफॉर्मेशन माइनर की तरह है, इसका नाम है कॉन्स्टेंस, KONSTANZ, इंफॉर्मेशन माइनर, इसको किनीमी बोला जाता है। ओपन सोर्स है और मैंने तो यूज ज्यादा किया नहीं इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर अवेलेबल हैं GUI बेस्ड। तो मैंने एक बार बस देखा था, पर मैं कोई बहुत फ्रीक्वेंट यूजर नहीं हूँ तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। पर हाँ अगर आपको इनमें से चुनना है, जो मैंने 8-9 टूल बताए, तो सबसे टॉप पे रखूंगा मैं। अगर आपको कोडिंग नहीं करनी है तो एक्सेल यूज करें, एक्सेल अगर आपको अच्छे से आ गई है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यूज करें। थर्ड आप पहुंच सकते हैं टेबलू के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग भी आती है तो एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो डेटा एनालिसिस करने के लिए। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मतलब क्वेरीज लिखना आना चाहिए, प्रोग्रामिंग नहीं बोल सकते। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, CRUD ऑपरेशंस वाले जो आपकी क्वेरी होती है डेटा से निकालने वाली, वो काम कर सकते हो एसक्यूएल से भी। तो भैया 10 के आसपास बना दिए मैंने टूल, इन सब की डिटेल में दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मजा तो जरूर आया ही होगा, और पिछले एपिसोड में भी बड़े मजेदार बातें होती थी, सबको सुनिए आप। और मैंने एक बोनस एपिसोड भी डाला है ताकि आप उसको सुने और एंजॉय करें कि कैसे अमित कहानी की बातें करता है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आते होंगे। ऐसे ही एपिसोड लेकर आएगा आपका डीप स्टडी अमित आप लोगों के पास। तब तक आप टेक स्टोरी को सुनते रहें। कहां पर? जियो सावन, गाना, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजन म्यूजिक, और जहां पर सुनते हैं वहां पे आपका मन होता है वहां पर, और इंस्टाग्राम पे @podcaster अमित पर अपने फीडबैक देते रहें।